हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 6। अभय शादी के लिए हुआ तैयार। इतना कहने के बाद भी किसी पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी और आप भी मुझसे कुछ मत कहना। ऋषभ चारों ओर नजर घूमता है। जब उसे कोई नजर नहीं आता तो वो चुपके से अंदर चला जाता है। पर जैसे ही वो हॉल में एंटर करता है, एकदम से हॉल की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। ये देख ऋषभ की दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती है। राशि, विजय और सुहाना सोफा पर बैठे गुस्से से उसे घूर रहे थे। राशि सोफा पर से उठती है और ऋषभ एकदम सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ऋषभ बहुत ज्यादा डर गया था, उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी राशि से नजरें मिलाने की। ऋषभ गहरी सांस लेता है और खुद को नॉर्मल करता है। ऋषभ कुछ बोलने को होता ही कि इतने में एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर लगता है। थप्पड़ बहुत जोर से लगा था। ऋषभ को उसके होठों के किनारे से खून बहना शुरू कर देता है। राशि जलती आंखों से ऋषभ को घूर रही थी। राशि गुस्से से ऋषभ की बाजू पकड़ लेती है। मना किया था ना तुम्हें बाहर जाने को, फिर क्यों बाहर गए थे? बुआ, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, उसी से मिलने गया था। ऋषभ धीमी आवाज में कहता है। एक्सीडेंट ही हुआ था ना, मर तो नहीं गया था ना? मॉम डैड, इसे अच्छे से समझा दीजिए, मेरी शादी तक कोई तमाशा क्रिएट ना करे। उस वंदना रायचंद को मनाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, अगर इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं इसकी जान ले लूंगी। ये कह गुस्से से पैर पटकते हुए सुहाना वहां से चली जाती है। कान खोल कर सुन लो, अब अगर तुमने सुहाना की शादी तक घर से बाहर कदम रखा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। समझ गए? ये ऐसे आसानी से नहीं समझेगा, इसे अच्छे से समझाना पड़ेगा। ये कह विजय ऋषभ का हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती खींचते हुए ले जाता है और उसे स्टोर रूम में धक्का दे बाहर से दरवाजा को बंद कर देता है। अब देखना कैसे इसकी अक्ल ठिकाने आती है। राशि और विजय कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। स्टोर रूम में बिल्कुल अंधेरा था। ऋषभ को अंधेरे से बहुत डर लगता था। बचपन में एक बार सुहाना ने उसे एक अंधेरे कमरे के अंदर लॉक कर दिया था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे डराया था। उस दिन से ऋषभ के मन में अंधेरे के लिए बहुत ज्यादा डर बढ़ गया था। ऋषभ जोर जोर से कई देर तक दरवाजा पीटता है, पर उसका कोई असर नहीं होता। राशि और विजय वहां से जा चुके थे। अंत में हार मान ऋषभ कोने में सिमट कर बैठ जाता है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू की बूंद बह उसके गाल पर लुढ़क जाती है। उसके माँ बाप की मौत के बाद उसके बुआ फूफा सुहाना ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसकी जिंदगी नर्क बनाने में। मालिक होते हुए भी ऋषभ को नौकर की तरह ट्रीट किया गया, यहाँ तक कि कमरा भी उसे नौकर वाला दिया गया था और खाना भी वही दिया जाता जो नौकरों के लिए बनता था। राजमहल। रात के 10 बजे के करीब अभय घर में कदम रखता है। हॉल की लाइट जली हुई थी, ये देख उसे थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि राजमहल में 10 बजे तक सब सो जाते हैं और मेन लाइट भी बंद कर दी जाती है। तभी अभय की नजर सोफा पर बैठी सुशीला पर जाती है। अभय सुशीला के पास जाता है। मासा, आप अब तक जग रही है? हाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा क्यों? सुशीला सोफा पर से खड़ी होती है, फिर अभय का हाथ पकड़ उसे डाइनिंग टेबल पर ले जाती है और उसे कुर्सी पर बिठा उसे खाना परोसने लगती है। आप मुझे खाना खिलाने के लिए अब तक जाग रही थी? हाँ, ऐसे कैसे अपने बेटे को भूखा रहने दूंगी? तुम जब बिना खाए चले गए तो मुझे बहुत बुरा लगा। आपने खाया? मेरा बेटा भूखा है तो मैं कैसे खा सकती हूँ? तो आप भी मेरे साथ बैठकर खाए। नहीं, पहले तुम खा लो, मैं तुम्हारी बात खा लूंगी। मासा, अगर आप नहीं खाएंगी तो मुझे भी नहीं खाना। अभय प्लेट को सरका देता है। अच्छा बाबा, खा रही हूँ। सुशील अपने लिए भी प्लेट तैयार कर लेती है। दोनों माँ बेटे मिलकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। सुशीला, अभय बेटा, एक बात पूछूं तुमसे? जी मासा, बोलिए। शादी का नाम सुनते ही तुम इतने उखड़ क्यों जाते हो? ऐसा भी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें शादी से? शादी का नाम सुन फिर से अभय का मूड खराब हो जाता है। माँ, आप सबको मेरी शादी की इतनी क्यों पड़ी है? क्या शादी सच में इतनी जरूरी है?
बेटा जरूरी है। अगले महीने तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला है और तुम जानते हो राजा बनने के लिए तुम्हारा शादीशुदा होना जरूरी है। अगर तुम राजा नहीं बने तो राजा का पद अधिक को दे दिया जाएगा। देखो, मैंने कभी तुम में और अधिक में भेदभाव नहीं किया है, पर सच तो ये है कि अधिक अभी राज्य बनने के योग्य नहीं है। तुम उसका लापरवाह स्वभाव अच्छे से जानते हो, वो ठीक से कुछ मैनेज नहीं कर पाएगा। मैं माँ होने के साथ साथ महारानी भी हूँ। लोगों के बारे में सोचना मेरी धर्म और कर्म है। मैं किसी गलत इंसान के हाथ में सब कुछ नहीं छोड़ सकती। एक माँ को देखकर राजा बनने से प्रॉब्लम नहीं है, पर एक महारानी को है। मैं यहाँ एक माँ बनकर फैसला नहीं ले सकती, मुझे एक महारानी की तरह फैसला लेना होगा। और एक महारानी का सबसे बड़ा धर्म है अपनी जनता की खुशी और कल्याण का सोचना। अभी बेटा लोग हम तो बहुत विश्वास करते हैं, हम उनके विश्वास को नहीं तोड़ सकते। देखो, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जैसे तुम मेरे बच्चे हो, राजस्थान के तमाम बच्चे भी मेरे ही है। मुझे पूरा विश्वास है तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लोगे। यहाँ अपने बारे में ना सोच, एक बार लोगों की तरफ देखो जिनकी आंखों में उम्मीद है, विश्वास है। प्लीज बेटा, उनका विश्वास मत तोड़ो। एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी जनता के लिए खुद की खुशियों को त्याग दे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अभय हल्के से हाँ में सर हिला देता है। तो तुम शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, अभय ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है। मासा, आपको महारानी नहीं पॉलिटिशियन होना था। बहुत चालाकी से इंसान को मैनिपुलेट कर देती है। हाँ, तो अब बेटा तुम्हारी तरह जिद्दी हो तो चालाकी तो करनी पड़ेगी ही। सुशीला हंसते हुए कहती है। माँ बेटे मिलकर खाना खाते हैं, फिर अपने कमरे कमरे में चले जाते हैं। एपिसोड 7। सुबह 8 बजे पूरा परिवार शांति से डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहा था। शांति को चिढ़ते हुए वंदना बोलना शुरू करती है। अभय, सुशीला ने बताया तुम शादी के लिए तैयार हो? जी। अभय बिना वंदना की तरफ देखे जवाब देता है। हमें आपसे कुछ पूछना था। जी पूछिए। आप किसी को पसंद तो नहीं करते हैं ना? ये सुन अभय के हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर जाती है। आपके कहने का मतलब क्या है दादी सा? अभय वंदना की आंखों में देखते हुए कहता है। हमारा मतलब, अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आप हमें बता दीजिए, वरना फिर हम अपनी पसंद की लड़की से आपकी शादी करवाए। हमने तो लड़की पसंद भी कर ली है, लेकिन अगर आप किसी और को पसंद करते हैं तो हम आपकी शादी आपकी पसंद की लड़की से ही करवाएंगे। बस लड़की खानदानी होनी चाहिए। मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। आप अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी तय कर दे। ये सुन वंदना का दिल को सुकून मिलता है, वही कामिनी और अभिराज का तो ये सुन खून जल गया था। अब जब आप तैयार ही है तो हम लड़की के माँ बाप से आज ही रिश्ते के बारे में बात कर लेते हैं और जल्द से जल्द आपकी सगाई की तारीख निकलवा देते हैं। अभय हल्के से हाँ में सर हिला देता है। अभय, सगाई होने से पहले आप एक बार लड़की से मिल लीजिए ताकि आप दोनों एक दूसरे को जान सके। मुझे किसी से नहीं मिलना। अभय ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है। अभय, शादी कर रहे हैं आप उससे, एक बार तो उससे मिल लीजिए। ये शादी मैं बस अपनी माँ की खुशी के लिए कर रहा हूँ। बाकी नहीं मुझे शादी में इंटरेस्ट है और ना ही किसी लड़की में। मैं शादी कर रहा हूँ वही बहुत है, इससे ज्यादा उम्मीद मत कीजिए मुझसे। अभय ठंडी आवाज में अपना फरमान सुना देता है। इसके बाद तो किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वंदना भी चुप हो जाती है। वो अभय और नहीं छेड़ना चाहती थी। अभय का कोई भरोसा नहीं था। वो अपने फैसले से पलट भी सकता था, और अगर इस बार वो पलटा तो फिर वो कभी दोबारा शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा। वैसे भी अभय को राजगद्दी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अभय सबसे पहले खाना खत्म कर वहां से निकल जाता है। अभय के जाते ही डाइनिंग टेबल पर फिर एक बार दोबारा बातें शुरू हो जाती है। सुशीला, अभय ने हाँ तो कर दी है, पर तुम्हें लगता है वो इस रिश्ते को निभाएगा? क्योंकि जिस हिसाब से उसने आज रिएक्ट किया है, मुझे नहीं लगता वो कुछ करेगा। मासा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक बार शादी हो जाने दो, ये खुद ब खुद बदल जाएगा। हाँ मासा, पत्नियां तो अच्छे खासे शेर को बिल्ली बना देती है, विराज हंसते हुए कहता है।
सुशीला नाराजगी से उसे देखती है तो विराट चुप हो जाता है। उम्मीद करती हूँ जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही हो। ऐसा ही होगा मासा, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, तो मैं विजय जी से बात कर रिश्ते की बात आगे बढ़ाती हूँ। हाँ मासा, और कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द शादी हो जाए, अभय को तो आप जानती ही है। सुशीला, मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ और जल्द से जल्द शादी की डेट निकलवाती हूँ। जी मासा। खाना पूरा होते ही वंदना अपने कमरे में जाती है और विजय जिंदल से रिश्ते की बात करती है। विजय ने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दिया, वो तो था ही इस इंतजार में। वंदना विजय और राशि को राजमहल आने को भी बोल देती है। साथ में उसने पंडित को भी बुला लिया था ताकि शादी की डेट फिक्स की जाए। वही दूसरी ओर जिंदल परिवार में खुशी का माहौल था। जैसे ही वंदना अभय के लिए सुहाना का हाथ मांगती है, विजय, राशि और सुहाना तो खुशी से पगला जाते हैं। ऋषभ भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। भले ही वो सब ऋषभ को अपना ना समझते हो, पर ऋषभ उन सबको अपना परिवार मानता था। सबको इतना खुश देख वो भी खुश हो जाता है। बहन थी सुहाना, उसकी शादी इतने बड़े और अच्छे परिवार में हो रही थी, ये उसके लिए बड़ी खुशी की बात थी। विजय, सुहाना, अब कुछ टाइम के लिए तुम भी बाहर निकलना बंद कर दो और पार्टी करना तो बिल्कुल बंद ही कर दो, और कुछ दिन ये भजन वजन करना सीखो। हाँ बेटा, और साड़ी बांधने और खाना बनाने की प्रैक्टिस करो। माँ, साड़ी तो ठीक है, पर खाना बनाना सीखने की क्या जरूरत है? इतने नौकर हैं महल में, आपको क्या लगता है वो मुझसे खाना बनवाएंगे? सुहाना, वो रोज तुमसे खाना नहीं बनवाएंगे, पर तुम्हारी पहली रसोई तो तुम्हें करनी ही होगी ना। ये क्या होती है? पहली रसोई में तुम्हें सबके लिए कुछ मीठा बनाना होगा, फिर सब तुम्हें उपहार भी देंगे। अगर खाना अच्छा बनाओगी तो उपहार भी अच्छा मिलेगा। ये सुन सुहाना की आगे खुशी से चमक उठती है। लगता है फिर तो खाना बनाना सीखना ही होगा, पर मुझे अच्छा खाना बनाना कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा ना दी। ऋषभ बोलता है। राशि, हाँ सुहाना, इसी से ही सीखना, ये बहुत अच्छा खाना बनाता है। ठीक है, तो मैं कल से ही खाना बनाना सीखना शुरू कर देती हूँ। वही राजमहल से निकल अभय शहर से दूर एक छोटे से गांव में आ जाता है और एक पुराने से घर के बाहर अपनी कार रोक देता है। अभय कार से उतरता है और उस घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर काफी कम उजाला था। एक लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वो अपने काम में कुछ ज्यादा ही खोया हुआ था। एपिसोड 8, पूछ नहीं रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। अभय कार से उतरता है और उस घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर काफी कम उजाला था। एक लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वो अपने काम में कुछ ज्यादा ही खोया हुआ था। अभय अंदर आता है और उसके बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। वो लड़का अपने काम में इतना खोया हुआ था कि उसे अभय के आने का एहसास तक नहीं हुआ। अभय हाथ बांध खड़ा हो जाता है और कुछ पल उसे ऐसे ही घूरता है, फिर उसकी आंखों के बिल्कुल सामने चुटकी बजाता है। तब जाकर लड़के का ध्यान लैपटॉप स्क्रीन पर से हटता है और अभय पर जाता है। अभय, लड़का सरप्राइज होते हुए कुर्सी पर से खड़ा होता है और अभय के गले लग जाता है। अभय भी उसको हक कर लेता है। जर्मनी से कब आए? लड़का अभय से अलग होते हुए कहता है। कल ही आया था। कल ही आ गए थे और मुझसे मिलने अब आ रहे हो नोट फिर? लड़का नाराज होते हुए कहता है। कुणाल कल रात आया था और सुबह होते ही सब काम छोड़ तुम्हारे पास ही आया हूँ। फिर ठीक है। कुणाल, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे एक पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है। तो कर लो हाय, मुझसे क्या परमिशन ले रहे हो? मैं दोस्त हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं जिसकी तुम्हें इजाजत लेनी पड़े। अभय गुस्से से कुणाल को देखता है। तो कुणाल चुप हो जाता है। सॉरी, कंटिन्यू। मैं चाहता हूँ तुम मेरे असिस्टेंट बनो। कुणाल कुछ कहने के लिए मुंह खोलता ही है कि उससे पहले ही अभय बोल पड़ता है। और मैं तुमसे परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम्हारे पास मना करने का ऑप्शन नहीं है। आज से ही काम शुरू कर दो, राजमहल में तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया। राजमहल? अभय। कुणाल परेशान होते हुए कहता है। क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है वहां रुकने से? अभय, तुम जानते हो तुम्हारी दादी, बड़ी माँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते।
हाँ तो मेरा वहाँ रहना उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये उनकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। वो तुम्हें तुम्हारे बैकग्राउंड के हिसाब से जज करते हैं तो प्रॉब्लम उनकी है, तुम्हारी नहीं। तुम मेरे साथ जा रहे हो, थे इट्स फाइनल, नो मोर डिस्कशन। अभय की जिद के आगे कुणाल हार मान लेता है। फाइन। कुणाल अपना बैग पैक करता है, फिर अभय के साथ वहां से निकल जाता है। 1 घंटे बाद उनकी कार एक बड़े सी बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में रायचंद इंटरप्राइजेज लिखा हुआ था। आज अभय का फर्स्ट डे था ऑफिस में, उसे एक असिस्टेंट की जरूरत थी। वैसे तो उसकी दादी ने उसके लिए एक असिस्टेंट हायर कर दिया था, पर अभय को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो असिस्टेंट कम स्पाई ज्यादा नजर आ रहा था। वंदना ने उस आदमी को अभय पर नजर रखने को कहा था और अभय की हर इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाने को कहा था। इस वजह से अभय ने उसे भगा दिया। कुणाल अभय का स्कूल फ्रेंड था, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। पर वंदना का उसे नापसंद करने का कारण उसकी गरीबी नहीं, उसका पिता था जो इस वक्त जेल में था किसी के खून के इलाजम में। कुणाल बिल्कुल भी अपने पिता जैसा नहीं था, फिर भी वंदना उसको नापसंद करती थी। अभय एक नजर बिल्डिंग पर डालता है, फिर अंदर की ओर बढ़ जाता है। उसे देख सारा स्टाफ एकदम से अपनी अपनी जगह पर से खड़ा हो जाता है और सर झुकाकर उसे ग्रीट करता है। बदले में अभय भी हल्का सा सर झुका देता है और तेजी से अंदर की ओर बढ़ जाता है। उसके पीछे पीछे कुणाल भी अंदर बढ़ जाता है। अभय और कुणाल के जाते ही लड़कियों की गॉसिप शुरू हो जाती है। अभय को देख सारी लड़कियां उस पर फ्लैट हो गई था, सब उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाने के खूबसूरत सपने देखने लगी, ये जानते हुए भी कि उनका ये हसीन सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। कुछ तो कुणाल को भी अपना दिल दे बैठी थी। अभय का तो कोई चांस नहीं था, पर कुणाल के मिलने का चांस था। अभय और कुणाल सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं, जहां इस वक्त 50 के करीब लोग एक राउंड टेबल पर बैठे थे। वो सब काफी उम्रदराज नजर आ रहे थे, वो सब कंपनी के पुराने एम्प्लॉय थे। अभय को देख सब अपनी जगह से खड़े होने लगते हैं, पर अभय हाथ दिखा उन्हें उठने से रोक देता है। अभय और कुणाल भी वहां जाकर बैठ जाते हैं। अभय यहाँ नया था, उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए सभी पुराने लोग उसे कंपनी की छोटी सी बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे थे ताकि अभय कंपनी का वर्क कल्चर समझ सके। अभय के साथ कुणाल भी बड़े गौर से सब समझ रहा था। 2 घंटे तक उनकी मीटिंग चलती है, फिर अभय कुणाल को छोड़ सब वहां से चले जाते हैं। अभय बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता, सब कुछ समझ आते ही वो काम करना शुरू कर देता है। उसकी यही खूबी उसे सबसे अलग बनाती थी, वो अपने काम के प्रति बहुत वफादार था। वही दूसरी ओर वंदना और बाकी सब ने मिलकर अभय सुहाना की शादी और सगाई की डेट फिक्स करने के लिए पंडित को बुला लिया था। पंडित जी उनकी कुंडली देखते हैं, फिर कुछ देर बाद बोलते हैं, जी परसों शादी का मुहूर्त सबसे अच्छा है। वैसे एक मुहूर्त 1 हफ्ते बाद भी है, पर परसों वाला मुहूर्त ज्यादा अच्छा है। वंदना विजय और राशि की तरफ देखती है, जी हमें तो परसों वाला मुहूर्त ठीक लग रहा है, हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये शादी हो जाए। बाकी आप दोनों भी बता दीजिए आपको कौन सा मुहूर्त ठीक लग रहा है। जी हमें भी परसों का मुहूर्त बिल्कुल ठीक लग रहा है। आप लोग इतने जल्दी तैयारी कर लेंगे ना? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो कल हम दिन में उनकी सगाई रख देते और रात को मेहंदी और संगीत साथ में। हाँ बिल्कुल, हम अभी तैयारी शुरू कर देते हैं। राशि बोलती है, हम सबको अभी काम पर लग जाना चाहिए, वैसे ही बहुत कम समय है। सुशीला बोलती है, जी बिल्कुल। राशि और विजय सबको अलविदा कह वहां से तुरंत निकल जाते हैं, बहुत काम करने थे उनको। एपिसोड 9, तुम्हें बीवी से ज्यादा साले में इंटरेस्ट क्यों है? शाम 7 बजे अभय और कुणाल ऑफिस से घर लौटते हैं, सब लोग हॉल में ही बैठ सगाई की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही वंदना की नजर अभय के बगल में खड़े कुणाल पर पड़ती है, उसकी आंखें ठंडी पड़ जाती है। वो गुस्से से सोफा पर से खड़ी होती है और तेज कदमों से कुणाल की तरफ बढ़ती है। वो कुणाल तक पहुंचती उससे पहले ही अभय जोर से सर्वेंट को आवाज लगाता है, रजन। अभय की आवाज सुनते ही रजन दौड़ कर आता है। जी मालिक साहब को उनके कमरे तक छोड़कर आओ। अभय कुणाल की तरफ देखता है, कुणाल इसके साथ जाओ। कुणाल हाँ में सर हिलाता है और तुरंत रजन के साथ चला जाता है। वंदना ठंडी नजरों से कुणाल को जाते हुए देखते रहती है।
कुणाल के जाने के बाद वंदना अभय के पास जाती है, पर जैसे ही वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है तभी अभय तेज आवाज में कहता है, आज से कुणाल यही रहेगा, उम्मीद करता हूँ इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अभय एक ठंडी नजर वंदना पर डालता है, फिर तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। गुस्से से वंदना की मुठ्ठियां कस जाती है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर 2 दिन में शादी थी इसलिए वो चुप रह जाती है। तारांकन। दिन के बाद अभय और कुणाल ऊपर टेरेस पर आ जाते हैं और ऑफिस का कुछ काम डिस्कस करने लग जाते हैं, तभी वहां सुशीला आती है। उसके हाथ में एक फाइल थी। सुशीला फाइल अभय की तरफ बढ़ा देती है। अभय हैरानी से सुशीला की तरफ देखता है। ये क्या है मासा? इस फाइल में तुम्हारी होने वाली बीवी सुहाना की डिटेल्स है। एक बार इसे रीड कर लो। अभय बिना कुछ बोले शांति से फाइल को ले लेता है। अभय, आज हमने शादी और सगाई का मुहूर्त निकलवा लिया है। कल सगाई और मेहंदी, परसों शादी और हल्दी। ये सुन कुणाल की आंखें हैरानी से फैल जाती है। क्या आंटी, इतनी जल्दी शादी? हाँ बेटा, क्या करे, मुहूर्त ही जल्दी का निकला है और शादी जल्द से जल्द हो जाए वही बेहतर है। तुम अपने दोस्त के नेचर से तो वाकिफ हो ही, कब इसका दिमाग घूम जाए किसी को नहीं पता, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हाँ ये बात तो है आंटी, इसका कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं। पर आंटी, मेरे पास तो शादी और सगाई में पहनने के कपड़े ही नहीं है। अब लास्ट मिनट पर कपड़े कहाँ से लाओ? अब टी शर्ट पैंट में तो शादी अटेंड नहीं कर सकता। दूल्हे का इकलौता दोस्त हूँ, दूल्हे के बाद सबकी नजर मुझ पर ही रह गए। अरे परेशान मत हो बेटा, मैंने तुम्हारे कपड़े भी पहले से तैयार करवा रखे थे। सो स्वीट ऑफ यू, आपको मैं याद रहा। इकलौते दोस्त हो इसके तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। और बेटा, मासा की बातों का बुरा मत लगाना, अगर वो कुछ कहे भी तो अपनी दादी सा समझ भूल जाना। रिलैक्स आंटी, मैं कभी उनकी बातों का बुरा नहीं मानता। ये सुन अभय की भौहें तन जाती है। अच्छा, सच में बुरा नहीं लगता तुम्हें? अगर बुरा नहीं लगता तो फिर यहाँ आने से मना क्यों कर रहे थे? ये सुन कुणाल सकपका जाता है। छोड़ो ये बातें, कल तुम्हारी सगाई है, उस पर ध्यान देते हैं। कुणाल बात को घुमाते हुए कहता है। अभय कुछ देर उसे घूरता है, फिर अफसोस के साथ सर हिला देता है। अच्छा तुम बातें करो, मैं चलती हूँ। जी। सुशीला के जाते ही कुणाल अभय के हाथ से फाइल छीन लेता है। अरे मैं भी तो देखूं मेरी होने वाली भाभी कौन है। फाइल ओपन करते ही उसे सबसे पहले संजना की तस्वीर नजर आती है। ओह, तो ये है मेरी होने वाली भाभी है, हम खूबसूरत है, तुम्हारे साथ अच्छी जोड़ी जमेगी। दिखाओ। हाँ, कुणाल उसे सुहाना की तस्वीर देता है। फोटो नहीं, फाइल। फाइल? अरे पहले लड़की तो देख लो। वो कल सगाई के वक्त देख लूंगा, अभय उसके हाथ से फाइल छीनते हुए कहता है। अभय गौर से फाइल रीड करने लग जाता है। हम तो 4 लोग हैं परिवार में, राशि, विजय, सुहाना और ऋषभ। फाइल में सबकी तस्वीरें हैं, बस ऋषभ जिंदल को छोड़कर इसकी तस्वीर क्यों नहीं है इसमें? ऋषभ की तस्वीर क्यों नहीं भेजी गई? अभय गहरी सोच में पड़ जाता है। ये देख कुणाल का मुंह बन जाता है। कैसे अजीब आदमी हो तुम, होने वाली पत्नी से ज्यादा दिलचस्पी तो तुम्हें होने वाले साले में है। पत्नी की तस्वीर देखने में तो तुम जरा भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे, और तुम्हें साले की तस्वीर देखने के लिए मरे जा रहे हो। शादी लड़की से होगी, उसके भाई से नहीं। कुणाल, तुम इस पूरी फैमिली की हिस्ट्री पता लगाओ, और हाँ, मेरी होने वाली बीवी की छोटी से बड़ी हर इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। ओके, मैं जल्द ही तुम्हें इनकी सारी हिस्ट्री निकाल कर दे दूंगा। अब तुम भी सो जाओ, आज तुम्हारी नींद पूरी होनी चाहिए वरना डार्क सर्किल्स हो जाएंगे, फिर कल सगाई में तुम खूबसूरत नजर नहीं आओगे। अभय गुस्से से उसे घूरता है, पर कुणाल पर इसका कोई असर नहीं होता। ये बार बार आंखें बड़ी कर मुझे डराने की कोशिश मत किया करो, मैं हमेशा इनसे नहीं डरता हूँ। हाँ, कभी कभी थोड़ा डर जाता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है मैं हमेशा तुमसे डरता हूँ। अब जाओ रूम में और सो जाओ, कल सगाई में सबसे ज्यादा तुम ही चमकने चाहिए हो। और मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी जल्दी सोना है। तुम किस खुशी में जल्दी सोने जा रहे हो? अरे कल सगाई में बहुत लड़कियां आएंगी तो मुझे भी अच्छा दिखना होगा, लगे हाथ में भी किसी के साथ सेटल हो जाऊंगा। कुणाल हंसते हुए कहता है।
बकवास बंद करो और सच सच बताओ तुम्हें जल्दी क्यों सोना है। एपिसोड 10 जीजा सेल की फ्ली मुलालेक्ट। बकवास बंद करो और सच सच बताओ तुम्हें जल्दी क्यों सोना है। सोने नहीं, क्लब जा रहा हूँ। क्लब और इस वक्त? हाँ, एक इम्पोर्टेंट काम है। अब प्लीज यह मत पूछना क्या इम्पोर्टेंट काम है, सही वक्त आने पर बता दूंगा तुम्हें। अभय उसकी बात की इज्जत रखता है और आगे उसे कुछ नहीं बोलता है। ठीक है जाओ, मैं भी चलता हूँ। कुणाल हाँ में सर हिलाता है। दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तारांकन। अगली सुबह पूरे राजमहल को नई नवेली दुल्हन की तरफ सजा दिया गया था। सगाई का इवेंट जिंदल मैंशन में रखा गया था और मेहंदी की रस्म राजमहल में रखी गई थी। सारी तैयारी हो चुकी थी, अभय भी तैयार हो गया था, वो भी समय से कुछ ज्यादा ही पहले। तैयार हो सब जिंदल मैंशन के लिए निकल जाते हैं। अभय और कुणाल एक कार में थे, बाकी सब एक में। 1 घंटे बाद सब मैंशन पहुंच जाते हैं, बड़े धूमधाम से उनका स्वागत होता है। अभय सब लोगों से मिलता है पर उसकी नजरें किसी और को तलाश रही थी। वहां सब थे, एवं सुहाना भी थी, पर ऋषभ कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये देख अभय को थोड़ा अजीब लगता है। अभय सुहाना की तरफ देखता है। आपका एक छोटा भाई भी है ना? जी हाँ। कहीं नजर नहीं आ रहा वो? अभय चारों ओर नजरें घुमाते हुए कहता है। जी वो शायद किसी काम में उलझ गया है। ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट काम था जो बहन के ससुराल वाले आए हुए हैं और भाई एक बार मिलने तक नहीं आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसे हमसे? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारा ऋषभ अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो नहीं चाहता उसकी बहन की शादी में कोई कमी रहे, इसलिए हर काम वो अपनी नजरों के सामने करवा रहा है। अभी भी वो इन्हीं कामों में लगा हुआ है। उसके होने वाले जिजाजी से भी इम्पोर्टेंट काम है क्या उसे? अभय भौएं चढ़ाते हुए कहता है। अभय की बात सुन कुणाल की भौएं सिकुड़ जाती है। ये अभय को इसके साले में इतनी दिलचस्पी क्यों आ रही है? ये तो उसको देखने के लिए ऐसे क्यूरियस हो रहा है जैसे मुंह दिखाई में बहू की शक्ल देखने के लिए लोगों एक्साइटेड होते हैं। अभय को बार बार ऋषभ के बारे में बार बार पूछता देख राशि और विजय परेशान हो जाते हैं। वह नहीं चाहते थे ऋषभ ज्यादा उन लोगों के सामने आए, पर अभय की जिद करने की वजह से उन्हें ऋषभ को सामने लाना ही पड़ेगा। अच्छा जमाईसा, मैं अभी उसे बुलाकर लाती हूँ। राशि सोफा पर से उठती है और ऋषभ को बुलाने के लिए अंदर चली जाती है। ऋषभ अपने कमरे में था, राशि ने उसे बाहर आने के लिए मना किया था, इसलिए वह अपने कॉलेज के असाइनमेंट पूरे कर रहा था। तभी वहां राशि आती है। सुनो, तुम्हारे होने वाले जीजा तुम्हें याद कर रहे हैं, वह तुमसे मिलना चाहते हैं। वो तुम्हारी नीचे ना होने का कारण पूछ रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा तुम शादी के कामों में व्यस्त थे, तो नीचे जाकर वह तुमसे पूछे तो यही बताना। समझ गए? जी बुआ समझ गया। और इस चेहरे पर थोड़ी खुशी लाओ, शादी का घर है, मैयत का घर नहीं। जी। ऋषभ नकली मुस्कान चेहरे पर ओढ़ लेता है। चलो अब। राशि ऋषभ को अपने साथ नीचे ले जाती है। अभय की नजर एकटक सीढ़ियों पर बनी हुई थी। उसकी नजरों का पीछा करते हुए कुणाल हल्के से उसके कंधे पर मारता है। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग से? तुम अपने साले को देखने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? 1 मिनट, कहीं तुमने साले को सच में तो अपना आधा घरवाला नहीं समझ लिया? शट अप कुणाल, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबसे मिल चुका हूँ, उसी से नहीं मिला हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा ये बात है। तो और क्या बात होगी? अभय मुंह बनाकर कहता है। इसी बीच ऋषभ नीचे आ जाता है। अरे आ गया आ गया। क्या आ गया? अभय हैरानी से कुणाल की तरफ देखता है। तुम्हारा इकलौता साला जिसके लिए तुम इतनी देर से मरे जा रहे हो। कुणाल उसकी मुंडी पकड़ आगे की तरफ घुमा देता है। जैसे ही ऋषभ की नजर अभय पर पड़ती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसके कदम वही ठहर जाते हैं। वही ऋषभ को देख अभय की भी भौएं तन जाती है। ऋषभ बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अगर अभय ने सबको कल रात की बात बता दी कि कैसे ऋषभ रात को अकेले सुनसान रोड पर घूम रहा था, तो बवाल मच जाएगा। सो सवाल पूछे जाएंगे जिसका ऋषभ के पास कोई जवाब नहीं होगा, और राशि विजय तो उसकी जान ही ले लेंगे। ऋषभ को अपनी जगह से हिलता ना देख राशि कहती है। क्या हूँ बेटा, रुक क्यों गया हो?
ऋषभ हाँ में सर हिलाता है और आगे बढ़ सबको ग्रीट करता है। आखिर में वो अभय की तरफ मुड़ता है। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते साले साहब। अभय उसे अजीब नजरों से घूरते हुए कहता है। हम लगता है आप लोगों कुछ ज्यादा ही काम करवा रहे हैं मेरे साले साहब से। दिन तो दिन रात को भी आप इनसे काम करवा रहे हैं। ये सुन ऋषभ को जोर की खांसी आ जाती है। वही राशि की भी भौहें तन जाती है। जी आपके कहने का मतलब क्या है? अभय ऋषभ की तरफ देख तिरछा मुस्कुराता है, फिर कहता है वो इनकी आंखों पर डार्क सर्किल्स नजर आ रहे हैं, लगता है रात को भी काम करते हैं ये सुन ऋषभ राहत भरी सांस लेता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल अभी उसके पेपर चल रहे हैं, इस वजह से वो रात भर जग पढ़ाई करता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।